हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा, जहां पर मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो ऑन टैक्सेशन एंड फाइनेंस पर लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 2 जो कि जुलाई में प्रेजेंट हुआ था, देन बाद में वो एक्ट बना जो कि एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। उसमें एक मेजर अमेंडमेंट किया गया था रिलेटेड टू कैपिटल गेन, जहां पर कहा गया था कि अगर आप कोई कैपिटल गेन की इनकम कमाते हैं 24 जुलाई 2024 के बाद से, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा और आपका जो कैपिटल गेन का टैक्स 20% हुआ करता था उसको कम करके 12.5% कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये अमेंडमेंट किया गया, बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमारे सामने आ गए। देन उसके बाद डिबेट भी हुई यहाँ पर, जिसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा एक कदम पीछे उठाकर इंडेक्सेशन का बेनिफिट देने पर दोबारा बात की गई और फाइनली इंडेक्सेशन का बेनिफिट रीइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन यहां पर काफी लोगों में अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो रीइंस्टेट किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। क्या जैसा पहले लॉ चल रहा था आज भी वैसा ही चल रहा है या कुछ चीजें बदल गई हैं? तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ इस पर एक डिस्कशन किया जाए और इन डिटेल आपको चीजें बता दी जाएं, जिससे कि आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन है इस पॉइंट से रिलेटेड तो उसका एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन है, रेजोल्यूशन है, वो आपको यहां पर मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं 3 मुद्दों पर बात करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, 24 जुलाई 2024 से पहले क्या पोजीशन थी, 24 जुलाई 2024 के बाद क्या पोजीशन हो गई, देन जैसे ही ये पोजीशन बदली तो आपके पास प्रैक्टिकली क्या क्या चैलेंजेस आने लगे और उस प्रैक्टिकल चैलेंज के साथ अब आपके पास सॉल्यूशन क्या है। क्या वास्तव में आपके पास सॉल्यूशन है या अभी इंतजार है सॉल्यूशन का? तो यही सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कैपिटल गेन से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। ये मेरा पूरा का पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में रहने वाला है एक इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर, जो कि अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करता है, तो उसके ऊपर उसका कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो कवरेज है वो लैंड की है या बिल्डिंग की है या दोनों की है। तो अगर मैं बात करूं 23 जुलाई 2024 से पहले, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार थी कि अगर 23 जुलाई 2024 से पहले आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है तो वहां पर जब आप उसका कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, अगर वो कैपिटल असेट जो लैंड या बिल्डिंग है वो आपने बेची है और अगर वो लॉन्ग टर्म है, तो वहां पर आप इंडेक्सेशन करते हुए अपने कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे और जो भी आपका कैपिटल गेन निकलेगा उस पर 20% के हिसाब से आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस वॉज द सिचुएशन बिफोर 24 जुलाई 2024। अब 24 जुलाई 2024 को हमारा फाइनेंस बिल 2024 नंबर 2 प्रेजेंट किया गया, जिसमें इंडेक्सेशन के बेनिफिट को खत्म करने की बात की गई और वहां पर यह कहा गया कि हम कंप्लीटली इंडेक्सेशन खत्म कर रहे हैं, लेकिन जो 20% का टैक्स है उसको हम 12.5% कर रहे हैं। देन जैसे ये बिल आया, बिल आने के बाद डिबेट्स हुई यहां पर, देन गवर्नमेंट ने एक कदम पीछे उठाते हुए फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अगर आप एक रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं और ऐसे में अगर आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जो आपने एक्वायर करी थी 23 जुलाई 2024 से पहले, इसका मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद के रखी हुई है, इस बजट के आने से पहले से खरीदी हुई है और बजट के आने के बाद आप बेचेंगे, तो आपको हम यहां पर ऑप्शन दे रहे हैं कि आपका जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वो पुराने वाले तरीके से, मतलब इंडेक्सेशन को लेते हुए और इंडेक्सेशन को लिए बिना, दोनों तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे और दोनों तरीकों के कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो भी मन करे या जो भी आपके लिए अच्छा हो वो आप हमें टैक्स दे देना। इसका मतलब अगर आप इंडेक्सेशन लेना चाहें तो 20% का टैक्स दे देना और अगर आप इंडेक्सेशन नहीं लेना चाहते हैं तो 12.5% का टैक्स आप हमें पे कर देना। अब दोस्तों, जैसे ही ये प्रोविजन लॉ के अंदर डाला गया, बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमारे सामने फेस हो गए।
अब देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर बड़ी सिंपल सी बात है कि हाँ भाई 20% का इंडेक्सेशन लेने के बाद टैक्स है और 12.5% का इंडेक्सेशन बिना लिए आपको टैक्स देना है, तो जो भी कम आएगा एसएससी डेफिनेटली उसकी तरफ मूव हो जाएगा। यहां पर बस एक हमारे लिए प्रॉब्लम ये होगी कि हम दोनों ही वे से अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे और जिसमें भी हमारा टैक्स कम आ रहा होगा उस तरफ हम शिफ्ट हो जाएंगे। हालांकि ये बेनिफिट केवल और केवल इंडिविजुअल, रेजिडेंट और एचयूएफ्स को ही दिया गया है, तो ऐसे में कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, उनके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है इस अमेंडमेंट का। इसका मतलब अब तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो 12.5% का ही टैक्स पे करेंगे और वो भी बिना इंडेक्सेशन को क्लेम किए। तो अब प्रैक्टिकल चैलेंजेस की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। क्या चैलेंजेस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे? अब सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, आपने कैपिटल गेन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस पढ़े होंगे जहां पर आप ये कहते हैं कि हम किसी कैपिटल असेट का ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, रादर हमें जो उसका इनकम टैक्स पे करना है वो किसी दूसरे ही साल में पे करना है। मैं आप लोगों के साथ कुछ 4 एग्जांपल इसके शेयर करना चाहता हूं। मान लीजिए आपकी अपनी कोई कैपिटल असेट है, बीइंग एन इंडिविजुअल आपकी अपनी कोई कैपिटल असेट है, आपने उस कैपिटल असेट का स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन कर लिया। जैसे कि आपकी कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है और अब आपने सोचा कि मैं अपना एक रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं एज एन प्रोप्राइटरशिप या एज एन कंपनी, तो आपने अपनी ही कैपिटल असेट का कन्वर्जन कर लिया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आप सभी जानते हैं कैपिटल गेन में जब भी आप अपनी कैपिटल असेट का कन्वर्जन करते हैं एज एन स्टॉक इन ट्रेड, तो उसको हम ट्रांसफर कंसीडर कर लेते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पर हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। लेकिन उस कैपिटल गेन पर जो टैक्स आपसे लिया जाता है वो उस साल नहीं लिया जाता जिस साल आपने कन्वर्जन किया, रादर आपसे टैक्स की वसूली उस साल की जाती है जिस साल आप उस स्टॉक इन ट्रेड को बेच देंगे। और जब बेचेंगे तो वहां पर 2 इनकम आपको अराइज होंगी। एक आपके बिजनेस की इनकम बन जाएगी, सेल प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, और फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी कैपिटल गेन की इनकम कंप्यूट कर ली जाती है। लेकिन याद रहे ये कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन उसी साल हो जाती है जिस साल आप कन्वर्जन करते हैं, ना कि जिस साल आप बेचते हैं। लेकिन टैक्स की वसूली आपसे उस साल की जाती है जिस साल आप इसको बेचते हैं। तो अब चैलेंज हमारे पास ये है कि सर मान लीजिए मेरा कन्वर्जन हो गया था 2022 में, लेकिन जो मेरा स्टॉक बेचा गया है वो दिसंबर 2024 में बेचा गया है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि मैं 20% के हिसाब से टैक्स पे करूंगा इंडेक्सेशन लेते हुए या 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करूंगा बिना इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम किए। तो यहां पर दोस्तों आई विल क्लैरिफाई कि आपका जो कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ था वो 2022 में ही हो गया था, द मोमेंट व्हेन यू कन्वर्ट योर कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो ऐसे में जो आपको टैक्स किया जाएगा वो 12.5% के हिसाब से नहीं किया जाएगा, रादर आपका टैक्स होगा 20% के हिसाब से, बिकॉज आपका जो कन्वर्जन था, आपके कैपिटल गेन की जो वर्किंग हो चुकी थी वो पूरी की पूरी आपकी 2022 में हो चुकी थी। बस आपसे हमने टैक्स नहीं लिया था, ये कहते हुए कि टैक्स की कलेक्शन हम उस साल करेंगे जिस साल आप इस स्टॉक को बेच देंगे। तो ऐसे में आप कंफ्यूज ना होएं, इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि कैपिटल गेन जिस साल कंप्यूट हो जाता है उस साल के एप्लीकेबल रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जांपल, जहां पर आपका मान लीजिए कोई कंपलसरी एक्विजिशन हो गया। सो अगेन इन माय केस, मान लीजिए 2021 में मेरा कंपलसरी एक्विजिशन हो गया था किसी प्रॉपर्टी का। नाउ दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में मुझे उसका कंपनसेशन रिसीव हुआ। आप सब जानते हैं कैपिटल गेन में प्रोविजन है कि कंपलसरी एक्विजिशन के केस में ट्रांसफर तो उसी साल बन जाएगा जिस साल आपका लैंड एक्वायर किया गया है, रादर कैपिटल गेन आपसे उस साल वसूला जाएगा जिस साल आपको कंपनसेशन रिसीव होता है। तो अगेन यहां पर चैलेंज ये है कि कंपनसेशन मेरे को रिसीव हुआ बजट के आने के बाद, नए फाइनेंस एक्ट के आने के बाद, लेकिन ट्रांसफर हो गया था पहले ही, तो मेरे ऊपर एप्लीकेबल रेट क्या होगा? अगेन दोस्तों यहां पर जो एप्लीकेबल रेट होगा वो 12.5% नहीं होगा, रादर आपका कैपिटल गेन का जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो 20% के हिसाब से ही होगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपने उसी साल करके रख ली होगी
जिस साल आपके लैंड एंड बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन किया गया था। सिमिलरली दोस्तों बात करते हैं अपने दो एग्जांपल्स और, जहां पर हम बात कर रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट की। आप सबने देखा होगा प्रैक्टिकली आज बहुत ज्यादा केसेस ऐसे आते हैं जहां पर कोई लैंड ओनर किसी एक डेवलपर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट करता है, जिसमें वो ये कहता है कि मैं अपना लैंड आपको दे रहा हूं, देन आप इस पे कुछ फ्लोर्स बनाएंगे और फ्लोर्स बनाने के बाद उसमें से एक या दो फ्लोर जो भी उनका आपस में म्यूचुअली डिसाइड हो जाता है पहले ही, तो उसके फ्लोर वो बिल्डर को दे देता है और बाकी उसको एक फ्री में, मैं कह सकता हूं, अपने बिल्डिंग का पूरा एक कंस्ट्रक्शन मिल जाता है विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। तो अब यहां पर इस प्रकार के जो अग्रीमेंट्स होते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं टेक्निकली जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। और कैपिटल गेन में इस ट्रांजैक्शन को भी अच्छे से कवर किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि इस केस में कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस कैसे होंगी, कैपिटल गेन का रेट क्या होगा। अगेन मेरे एग्जांपल में मैं लेता हूं, मान लीजिए मेरा किसी बिल्डर के साथ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट हो गया था 2023 में ही, लेकिन उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मुझे मिलना है लेट्स से 2025 के अंदर, फरवरी 2025 की डेट ले लेते हैं यहां पर। तो अब सवाल ये उठता है कि कैपिटल गेन का टैक्स वसूला कब जाएगा। सो द आंसर इज ऑब्वियसली फरवरी 2025 के हिसाब से वसूला जाएगा। बट कैपिटल गेन की कैलकुलेशन कब हो जाती है, तो वो 2023 में हो जाती है। अगर आप सेक्शन को देखेंगे तो सेक्शन में लिखा गया है द मोमेंट व्हेन यू ट्रांसफर योर लैंड टू बिल्डर, जब आप अपना लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं बिल्डर को फॉर द डेवलपमेंट, तो उस दिन आपका ट्रांसफर कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन आपसे कैपिटल गेन की वसूली उस दिन की जाती है जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्रॉम द रेलेवेंट अथॉरिटी। अब दिल्ली के केस में बात करें तो जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है उससे जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन आपका कैपिटल गेन वसूला जाएगा। अब अगेन प्रैक्टिकल चैलेंज हमारे सामने ये है कि सर जब मैंने ट्रांसफर किया था, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट एंटर किया था, उस समय पर तो बजट नहीं आया था 2024 वाला, तो मैंने कैलकुलेशन जो की होगी वो ऑब्वियसली उस समय के लॉ पर कर ली होगी। बट नाउ अब मुझे पेमेंट करनी है फरवरी 2025 में, इट मींस फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, और वो भी बजट के आने के बाद है। तो ऐसे में मेरे ऊपर रेट एप्लीकेबल क्या होगा? क्या यहां मेरी चॉइस है 12.5 और 20? जी नहीं दोस्तों, यहां पर आपके ऊपर 20% का ही टैक्स लगाया जाएगा। आप 12.5% का टैक्स नहीं ले सकते हैं। द रीजन बीइंग the calculation of the capital gain has already been made in year 2023। तो अभी तक मेरे 3 एग्जांपल हो गए दोस्तों, जिसमें सबसे पहले मैंने कन्वर्जन का बोला, देन उसके बाद कंपलसरी एक्विजिशन की बात करी, और एक है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। तो तीनों ही केसेस में यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि आप 12.5% वाले ऑप्शन पर जाएं। आपको एक ही टैक्स देना है 20% का, क्योंकि इन तीनों ही सिनेरियो में आपका जो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन है वो ऑलरेडी किया जा चुका है उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस पर्टिकुलर ईयर में इसको हमने ट्रांसफर कंसीडर कर लिया था। अब अगर मैं सेम इसी पैटर्न पर एक एग्जांपल की और बात करूं, इंश्योरेंस रिसीट्स। आपको मालूम है जब भी कोई डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब भी कोई लॉस हो जाता है कैपिटल असेट का, और वहां पर इंश्योरेंस कवरेज होती है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम्स मिलते हैं। अगेन कैपिटल गेन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफर उसी साल कंसीडर हो जाता है जिस साल वो असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। रादर आपसे कैपिटल गेन की वसूली उस साल की जाती है जिस साल आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है। तो यहां पर भी डिफरेंस आ सकता है। मान के चलते हैं 2023 में इंश्योरेंस के कवरेज में कोई कैपिटल एसेट का लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, बट मेरे को जो कंपनसेशन मिला, मेरे को जो इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो बजट के आने के बाद मिला। तो ऐसे में सवाल उठता है 20% या 12.5%, इंडेक्सेशन लेना है या नहीं लेना है? सो आंसर वुड बी द सेम। आपका कैलकुलेशन क्योंकि पहले हो चुका है, तो ऐसे में आपके ऊपर जो एप्लीकेबल प्रोविजन होगा वो 20% का होगा, ना कि 12.5% का होगा। आई होप दोस्तों इन 4 पॉइंट्स में एक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस प्रकार से आपके ऊपर टैक्सेशन किया जा रहा है, और आपको लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा कि आपके ऊपर 12.5% का टैक्स क्यों नहीं लगेगा, रादर 20% का ही टैक्स आपके ऊपर क्यों लगने वाला है। अब दोस्तों इस अमेंडमेंट का एक प्रैक्टिकल इशू हमें और देखने को मिला, और एक्चुअली में काफी लोगों ने मेरे से इस पॉइंट पर क्लैरिटी मांगी।
हालांकि इस पॉइंट पर अभी डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन देना बाकी है। वी आर जस्ट वेटिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट साइड कि वो इस पर एक सर्कुलर इशू करें और इस पॉइंट को क्लैरिफाई करें। शायद आप लोगों में से कुछ लोग इस पॉइंट को समझ पाए होंगे अभी तक, जो इन्होंने सेल्फ एनालिसिस किया होगा, और मे बी कई लोगों ने इस पर ध्यान भी ना दिया हो। तो मैं आप लोगों का ध्यान लाना चाहूंगा दोस्तों सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54EC और सेक्शन 54F के एग्जेम्पशन पर। अब मैं 3 सेक्शंस को पहले एक साथ रख देता हूं, जिसमें सेक्शन 54 है जो बात करता है कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है जो कि लॉन्ग टर्म थी और उसके अगेंस्ट आप कोई नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं या कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, तो जो भी आपका कैपिटल गेन है उसकी हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। सिमिलरली सेक्शन 54B कहता है अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल करी है तो उसके अगेंस्ट आप नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लीजिए, हम आपको एग्जम्पशन दे देंगे। एंड सेक्शन 54EC कहता है कि अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ लैंड और बिल्डिंग बेची है तो उस केस में आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, हम आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन दे देंगे। अब इन तीनों ही सेक्शंस को अगर आप बारीकी से देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर यह लिखा हुआ था कि आपको जो नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है या नया एग्रीकल्चर लैंड परचेज करना है या आपको बॉन्ड्स परचेज करने हैं रिस्पेक्टिवली इन 3 सेक्शंस, तो वो आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट करनी है कैपिटल गेन के अमाउंट से। तो आपने जितने का अपना कैपिटल असेट बेचा है आपको वो पूरा का पूरा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, रादर आपको जो खर्च करना है वो केवल और केवल कैपिटल गेन खर्च करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाए। अब जैसे ही ये अमेंडमेंट आई तो इस अमेंडमेंट के आने के बाद से ये कंफ्यूजन है कि मैं जब अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ री इन्वेस्टमेंट, कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, तो वहां पर मेरा कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा? क्या वो पुराने प्रोविजंस के हिसाब से कंप्यूट होगा, इट मींस इंडेक्सेशन को लेते हुए कंप्यूट होगा, या इंडेक्सेशन को लिए बिना कंप्यूट करना है? अब दोस्तों यहां पर मैं एक चीज देखना चाहूंगा। एक्चुअली में जब मैंने लॉ बारीकी से पढ़ा तो लॉ में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन एक्सप्लेन की गई है सेक्शन 46 के अंदर। अब सेक्शन 46 या 48 में कहीं लिखा हुआ है, तो उस सेक्शन को आई थिंक 48 है। तो जब सेक्शन 48 आप देखते हैं तो सेक्शन 48 में ना क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और ये जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाली बात कही गई है ना, ये सेक्शन 112 में कही गई है। सेक्शन 112 किस चीज का है? सेक्शन 112 है कैपिटल गेन के ऊपर लगने वाले टैक्स के रेट का। तो जब आप लॉ में देखेंगे तो लॉ में सेक्शन 112 में उन्होंने एक नई लाइन ऐड कर दी है जहां पर यह लिखा है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले की परचेज है और आप उसको बाद में बेचेंगे तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 2 तरीके से लगेगा। एक, आप पुराने मेथड के हिसाब से कैलकुलेशन करिए कैपिटल गेन की, जहां पर आप इंडेक्सेशन लेंगे, उसके ऊपर 20% का टैक्स कैलकुलेट करिए। और दूसरा तरीका, आप बिना इंडेक्सेशन लिए 12.5% का टैक्स कैलकुलेट करिए और दोनों में से जो भी कम आएगा आपका टैक्स वो हम आपसे ले लेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सर मैंने पुराने तरीके से कैलकुलेशन करी, मेरा टैक्स कैलकुलेट हुआ 2 लाख रुपए। मैंने नए तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन करी तो मेरा टैक्स कैलकुलेट हुआ 2,35,000 रुपए। तो ऐसे में 35,000 को इग्नोर किया जा रहा है। सरकार कह रही है हम 35,000 को इग्नोर कर देंगे और आपसे केवल 2 लाख रुपए का टैक्स ले लेंगे। तो मेरा यहां पर जो समझाने का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते वक्त तो हटा दिया गया है, लेकिन जब सेक्शन 112 में कैपिटल गेन के रेट की बात की गई है तो वहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया है। इसका मतलब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेक्शन 48 इज नॉट परमिटिंग इंडेक्सेशन, रादर सेक्शन 112 कहता है कैपिटल गेन कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन में इंडेक्सेशन आपको मिलेगा। तो अब यहां पर कंफ्यूजन जो बहुत ज्यादा है वो ये है कि सर जब हम कैपिटल गेन की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं अंडर सेक्शन 54, 54B, 54EC, तो वहां पर हम कौन से मेथड से कैलकुलेशन करें टू री इन्वेस्ट? अगर मैं इंडेक्सेशन लेता हूं तो वहां पर अमाउंट कैपिटल गेन का अलग आएगा, और अगर मैं इंडेक्सेशन नहीं लेता हूं तो वहां पर कैपिटल गेन का अमाउंट अलग आएगा। तो मुझे कौन सा वाला कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, which is calculated based on the indexation or which is based on by not taking the indexation?
दैट इज द कंफ्यूजन। अब दोस्तों मैं यहां पर अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा, बट बिफोर दैट मैं डिस्क्लेमर भी साथ के साथ देना चाहूंगा। मेरी ओपिनियन अभी स्टिल कंफर्म होना बाकी है बेस्ड ऑन द सर्कुलर जो कि डिपार्टमेंट को अभी इशू करना है। तो आप मेरी किसी भी ओपिनियन को फाइनल करें इससे पहले डिपार्टमेंट का सर्कुलर आने दीजिए। होपफुली आईटीआर फाइल करने से पहले डिपार्टमेंट इस पर क्लैरिफिकेशन दे देगा। तो अगर मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो यहां पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि आपका जो कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वो नए वाले तरीके से कंप्यूट होगा, इट मींस विदाउट इंडेक्सेशन। और जो कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन निकलेगा दैट हैज टू बी री इन्वेस्टेड, वो आपको री इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि आपको एग्जेम्पशन मिल जाए। क्योंकि दोस्तों यहां पर जो इंडेक्सेशन देने की बात कही गई है ना, वो केवल और केवल टैक्स के रेट के अंदर कही गई है। और देखिए जब आप कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, टैक्स देना अलग चीज है और री इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट से कैपिटल गेन कंप्यूट करना अलग चीज है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहां पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। हालांकि जब आप टैक्स देने जाएंगे तो वहां पर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो भी कम आएगा ऑब्वियसली आप उस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। दोस्तों सेक्शन 54F की अगर मैं बात करूं तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वहां सेक्शन में पहले भी यही लिखा हुआ था कि आपको टोटल कंसिडरेशन, जो भी आपका नेट कंसिडरेशन है वो आपको इन्वेस्ट करना है। तो अभी भी आपको वही इन्वेस्ट करना होगा वहां पर, चाहे आपको इंडेक्सेशन मिले या ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेक्शन 54F वालों के लिए थोड़ा सा यहां पर मैं कहूंगा राहत है, उनके लिए, उनके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं है और उनको अगर सर्कुलर क्लैरिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो एज सच कोई प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होने वाली है। सो फाइनली दोस्तों अगर मैं कंक्लूड करूं मेरी पूरी वर्डिंग को, जो आखिरी में मैंने आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल चैलेंज इशू किया है विच इज रिलेटेड टू सेक्शन 54, 54B एंड 54EC, तो अगेन हमें यहां पर अभी इंतजार है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट इस पर क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा, सर्कुलर लेकर आएगा, जिससे कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली यहां पर क्या होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये चैलेंजेस, इश्यूज, अमेंडमेंट क्लियर हो गए होंगे। आपसे मुलाकात करूंगा अपने एक नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।